हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो देखिए भाई, आज की क्लास में हम 18 जून को जो पहली शिफ्ट का आपका एग्ज़ाम हुआ है आरआरबी एनटीपीसी का, उसके जीके जीएस के क्वेश्चंस देख लेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जिन बच्चों का आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है उन सब के लिए ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी भाई। ठीक है, मैं सारी शिफ्टों का सॉल्यूशन करवाऊँगा आपका जीके जीएस का। तो सबसे पहला काम तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो आने वाली क्लासेस हैं, अपडेट्स हैं किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, बेल आइकन को भी दबा लें। और देखिए भाई, सारी शिफ्टों का मैं सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ। बाकी आपको ये क्लास कैसी लगी, इसके लिए अपने जो है रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और देखिए, मुझे पता है टाइम की जो है टाइम का क्रंच है आप सभी लोगों के पास, क्योंकि आपके एग्ज़ाम है। तो बिल्कुल 1.5 की स्पीड पे आप देख सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, टू द पॉइंट रहेंगे हम। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ही रहेंगे। और दूसरी बात, क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट सेम रहेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है भाई, क्योंकि एग्जैक्ट लैंग्वेज तो मैं ला नहीं सकता ना। तो कॉन्टेक्स्ट जो रहेगा, जो थीम रहेगी क्वेश्चन की, सेम रहेगी। बाकी जो है लैंग्वेज चेंज हो सकती है एग्जाम से थोड़ी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं जो जो भी क्वेश्चन। और सारे क्वेश्चन रियल और ऑथेंटिक हैं बिल्कुल। ठीक है, एक भी क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया, जो भी एग्जाम में आया है, पूछा गया है, वही क्वेश्चन है। तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर आपका आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है तो पैटर्न पता चल जाएगा आपको उससे। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो देखिए, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो। तो जो अभी अपॉइंटमेंट हुई है 2024 2025 में, वो ज़रूर ध्यान रखनी है। इंडिया में कोई भी अगर इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें कोई भी अगर अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है, कोई चेयरमैन या फिर कोई भी डायरेक्टर जनरल चेंज होता है, बदलता है, नया अपॉइंट होता है, तो वो ज़रूर ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस सब को ध्यान रखिए। अगर आपका एग्जाम है तो एक बार गो थ्रू हो जाए इन सब चीज़ों से। तो अभी करंट चेयरमैन है इसरो के डॉक्टर वी नारायणन, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो हु वॉज द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ रॉयल ट्रेजरी ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। तो गुप्त काल में शाही खजाने का सर्वोच्च अधिकारी कौन था होता था। तो भंडारिका दिक्रिता, भंडागारधिकृता। तो भंडाराधिकृत है इसका जो है पूरा। तो यहाँ पे थोड़ा सा भाई वो होना चाहिए था, गैप। तो भंडाराधिकृत है, जिसको भंडाराधिकृत बोलते थे उसको, जिसके पास जो है शाही खजाने का जो ऑफिसर होता था। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब आपको करना क्या है, गुप्ता पीरियड में जो टर्मिनोलॉजी थी, ठीक है, वो गूगल पे सर्च कर लें एक बार, टर्मिनोलॉजी ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, तो आपको सारी टर्मिनोलॉजी एक साथ आ जाएगी। इवन अशोका के टाइम में मौर्यन एम्पायर की भी आप सर्च कर सकते हैं, मौर्यन एम्पायर, टर्मिनोलॉजी ड्यूरिंग मौर्यन एम्पायर, तो वो भी आ जाएगा। मेडिवल की भी आप देख सकते हैं। तो एक बार गो थ्रू हो जाएं इस सब से। और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें भाई, ठीक है, ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई, जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है एंशिएंट इंडिया की, तो वो ज़रूर देख लें, गूगल पे सर्च कर लें। नहीं तो आपका जो है नोट्स बने हुए हैं, जहाँ भी आप जिससे भी आपने पढ़ाई करी है, जहाँ भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से या यूट्यूब से जहाँ से भी पढ़ाई करी है, तो आप ज़रूर देख लें भाई। आपको 2-3 मार्क्स का ज़रूर फ़ायदा होगा, 2 से 3 मार्क्स का। ठीक है, क्योंकि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है इनसे, जो ये टर्मिनोलॉजी है। तो गुप्ता की टर्मिनोलॉजी पूछ लिया। तो जो हाईएस्ट जो ऑफिसर होता था रॉयल ट्रेजरी का गुप्ता टाइम में, तो वो भंडाराधिकृत होता था, उसे भंडाराधिकृत बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम देखिए थोड़ा सा एडवांस भी जा रहे हैं हम, क्योंकि एग्जामिनर का माइंडसेट हमें पकड़ना होता है। क्वेश्चन का जो फ्रेम है ना, वो देखना होता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है, थीम पकड़नी होती है क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिनाउंस्ड कांग्रेस एज अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। तो कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक किसने कहा, तो ये आपको बताना है। तो ये कहा था भाई लॉर्ड डफरिन ने। और उस समय के ये वायसराय थे इंडिया के। डिनाउंस द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। ही मेड हिज कमेंट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस 1885 में, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी उसके बाद ही कहा था इन्होंने। और ये जो है वायसराय थे इंडिया के। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। इनके बारे में हिंदी में दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो मैंने बताया उस पर ध्यान दें। आईएनसी कब फॉर्म हुई थी, तो 1885 में फॉर्म हुई थी। और ए ओ ह्यूम इसके जो है फाउंडर थे। ठीक है, और आप मुझे बताएंगे पहले जो चेयरमैन थे, या प्रेसिडेंट बोलते हैं उन्हें,
पहले जो प्रेसिडेंट थे आईएनसी का, जो पहला सेशन हुआ था बॉम्बे में, उसके चेयरमैन कौन थे? ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नहीं पता है तो आप एक बार सर्च करिए, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ये थे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड में प्रिंट पूर्वावलोकन के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन एमएस वर्ड इज Ctrl+F2। तो ये ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आ भी रहे हैं एग्जाम में, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, इनसे क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। शॉर्टकट की के तो काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं शॉर्टकट की के। पहले इनपुट आउटपुट डिवाइस पे फोकस था, अब शॉर्टकट कीज पे फोकस है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछा गया है। शॉर्टकट की यूज टू ओपन न्यू प्रेजेंटेशन इन एमएस पावर पॉइंट। तो एमएस पावर पॉइंट में नई प्रस्तुति खोलने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+N का यूज़ करते हैं नई प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए एमएस पावर पॉइंट में। ठीक है भाई, तो शॉर्टकट कीज़ पे काफ़ी जो है फोकस है एग्जामिनर का, जो कि एमएस वर्ड से रिलेटेड है, विंडो को ओपन करने से रिलेटेड है, या फिर एमएस वर्ड से रिलेटेड है। तो इन सबको ध्यान रखें। बाकी एक्सटेंशन जो फाइल होती हैं, जैसे अगर पीडीएफ की या फिर एमएस पावर पॉइंट की जो एक्सटेंशन फाइल है उसे .pptx बोलते हैं, तो ये भी ध्यान रखें जो लास्ट में जो फाइल नेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। तो प्रशासनिक सुधार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे भाई? तो पहला जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बना था वो बना था 1966 में, और इनिशियली चेयर्ड बाय मोरारजी देसाई। तो चेयरमैन थे इनके जो इनिशियली चेयर्ड किया था वो थे मोरारजी देसाई। लेटर बाद में के हनुमंतिया बिकम द चेयरमैन व्हेन देसाई वाज अपॉइंटेड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो उसके बाद के हनुमंतिया जी को बना दिया गया था चेयरमैन जब देसाई जी को जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए अपॉइंटेड किया गया था। तो इतना आपको ध्यान रखना है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के बारे में। ठीक है भाई, और आपको जो है ये पता होना चाहिए एलपीजी रिफॉर्म्स कब आए थे। रिफॉर्म्स जो आए थे वो कब आए थे? 1991 में। इस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव जी थे, नरसिम्हा राव। ठीक है, और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो इस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है डियर लर्नर्स, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम आया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पीआरआईज। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पीआरआईज होते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं इन्हें, ग्रास रूट लेवल पे जो होते हैं। ठीक है, जैसे पीआरआईज में विलेज पंचायत होती हैं, फिर उसके बाद होती हैं जो है मंडल होता है ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक समिति जिन्हें बोलते हैं, समितिज। ठीक है, उसके बाद होती हैं जिला परिषद, जिला परिषद। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार किसी भी ना किसी शिफ्ट में कि सबसे छोटी जो है इकाई कौन सी है पंचायत पीआरआईज की, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की। तो सबसे छोटी इकाई है विलेज पंचायत, उसके बाद जो है ब्लॉक लेवल पे आती है ब्लॉक समितियाँ, फिर उसके बाद होती हैं जिला पंचायत। तो इतना आपको ध्यान रखना है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, तो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है भाई, इतना आपको जरूर पता होना चाहिए पीआरआईज के बारे में, और ये तीनों लेवल पता होने चाहिए। हर एक शिफ्ट में किसी ना किसी शिफ्ट में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आपकी किस्मत है, आता है नहीं आता, बट ये बेसिक चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। और कमेटीज जो थी, कमेटीज आपको पता होनी चाहिए पीआरआईज की, नहीं पता तो गूगल करिए, अपने नोट्स में देखिए जो कमेटीज़ बनी थी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कि कौन कौन सी कमेटीज़ बनी थी जिसने रिकमेंड किया था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होना चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का। पहली बार पंचायती राज के इलेक्शंस कहाँ हुए थे ये आपको पता होना चाहिए, नागौर राजस्थान में, नागौर राजस्थान। ये वो चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इनका गलत होना भैया एग्जाम में आप क्राइम करके आ रहे हैं ये मान लो, फिर सिलेक्शन बहुत दूर है। जिसे सब सही कर रहे हैं वो सही आपका होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। जो बिल्कुल इजी है, लो हैंगिंग फ्रूट्स बोलते हैं इन्हें, अगर ये क्वेश्चन आप गए गलत करके आ रहे हैं तो ये मान लीजिए आप जो है सिलेक्शन से काफ़ी दूर पहुंच गए हैं, क्योंकि ये तो आपका गलत होना ही नहीं चाहिए एग्जाम में। जो इजी क्वेश्चन है बिल्कुल जिसका आंसर सब लोग दे सकते हैं,
ठीक है, जिन्हें प्रिपरेशन की भी है, जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं भी की है तब भी दे सकते हैं, तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए डियर लर्नर्स। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप पूरी एनर्जी के साथ पढ़िए और जो बेसिक चीज़ें हैं वो जरूर कवर करिए। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये किससे रिलेटेड है? तो ये म्यूनसिपैलिटीज से रिलेटेड है। ये भी आया था 1992 में ही। ठीक है, और आपको पीआरआईज के सब्जेक्ट पता होने चाहिए। पंचायती राज का जो शेड्यूल कौन सा ऐड किया गया था, देखो शेड्यूल ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 11th शेड्यूल। ठीक है, 11th शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट थे? तो 29 सब्जेक्ट ऐड किए गए थे, 11th शेड्यूल ऐड किया गया था इस कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा जो 74th हुआ था म्यूनसिपैलिटीज़ का हुआ था 1992 में हुआ था, और इसमें कितने सब्जेक्ट थे ये आप मुझे बताएंगे भाई। शेड्यूल 12 ऐड किया गया था, ये मैंने बता दिया। अब सब्जेक्ट आप बताएंगे, पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, कितने सब्जेक्ट ऐड किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, क्या था? तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड लिमिट ऑफ नेशनल हाईवे? तो राष्ट्रीय राजमार्गों की गति सीमा की एसआई इकाई क्या है, क्वेश्चन पूछा गया था। तो कुछ लैंग्वेज चेंज हो सकती है, बट स्पीड लिमिट की जो है एसआई यूनिट पूछी गई थी, किलोमीटर पर आवर में होती है भाई। वैसे मीटर पर सेकंड में नापते हैं, बट ठीक है, नेशनल हाईवे के लिए जो स्पीड लिमिट होती है किलोमीटर पर आवर में होती है। तो इतना आपको पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज है, कॉमन सेंस वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ज्योग्राफिकल एरिया प्रेजेंट बिटवीन नॉर्दर्न प्लेन्स एंड डेक्कन प्लेटो? तो उत्तरी मैदानों और दक्कन के पठार के बीच कौन सा भौगोलिक क्षेत्र मौजूद है? तो इसको बोलते हैं रिलीफ। फिजियोग्राफिक फीचर्स जो होते हैं, अलुवियल जो प्लेन्स होते हैं वो मौजूद है भाई। जो गैंजेटिक प्लेन्स हैं, गैंजेटिक प्लेन्स, ठीक है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है गैंजेटिक प्लेन्स हैं, क्योंकि ये भाई जो है रिवर्स से जो मिट्टी लाई गई है वहाँ पे फर्टाइल प्लेन्स हैं ये। और नीचे जो डेक्कन का पठार है उसके बीच में जो रिलीफ है, उसके बीच में जो एरिया पड़ता है, इधर गैंजेटिक प्लेन्स है या नॉर्दर्न प्लेन बोलेंगे। यहाँ पे जो है सारा एरिया डेक्कन प्लेटू है, कुछ इस तरह से है। तो ये डेक्कन प्लेटू है, और इनके बीच में जो पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं रिलीफ फिजियोग्राफिक फीचर्स बोलते हैं, या रिलीफ बोलते हैं, अलुवियल प्लेन्स बोलते हैं उन्हें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऑप्शन में अलुवियल प्लेन्स था या रिलीफ था, इन दोनों में ही से था भाई, कोई सा भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछा गया है भाई। तो आफ्टर विच रिवॉल्ट इंडियन सोल्जर वर रिड्यूस्ड एंड यूरोपियन सोल्जर्स वर इंक्रीज इन नंबर्स इन ब्रिटिश इंडिया? तो लैंग्वेज चेंज हो सकती है, कॉन्टेक्स्ट वही है सेम। ठीक है, तो किस विद्रोह के बाद भारतीय सैनिकों को कम कर दिया गया था और ब्रिटिश जो है भारत में यूरोपियन सैनिकों की संख्या में वृद्धि हुई थी? मतलब जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद जो है सेना में भारतीय सैनिकों को कम कर दिया गया था नंबर्स में, और जो यूरोपियंस जो सोल्जर हैं उनको बढ़ा दिया था। तो ऐसा कब हुआ था? तो 1857 का जो रिवोल्ट है उस टाइम पे हुआ था। तो इतना आपको ध्यान रखना है, 1857 का जो रिवोल्ट है उसके बारे में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, 1857 का रिवोल्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट कहाँ से हुआ था। दूसरा भाई, किस किस ने जो रीजनल पार्टिसिपेशन है, जैसे कि झांसी से किसने किया था? झांसी से किया था रानी लक्ष्मीबाई ने, रानी लक्ष्मीबाई ने। तो इतना आपको ध्यान रखना है। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की रानी से किया था। बिहार से किसने किया था? दिल्ली से किसने किया था? कानपुर से किसने किया था? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो पढ़ लो एक बार, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। रीजनल जो है पार्टिसिपेशन भी पूछ रहा है एग्जामिनर। ठीक है, तो इतना आपको पता चाहिए भाई इसका 1857 रिवोल्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन टेक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर विच आर्टिकल? तो भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं? तो आर्टिकल 143 है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, एम्पावर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू सीक द सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी ओपिनियन ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट दैट इज ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस एंड इज लाइकली टू अराइज और हैज़ ऑलरेडी अराइजन। तो आर्टिकल 143 आप याद रखें, यहाँ पे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है ले सकते हैं जो है प्रेसिडेंट जी, किससे? सुप्रीम कोर्ट से। तो इतना आपका जो है आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्या है? तो जो पूछा गया है, विच इज़ द मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, पूर्वी जो ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, यहाँ से जो ये सबसे पूर्वी बिंदु है ये है किबीथू, किबीथू। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है जो सबसे ईस्टर्न बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछा गया है, विच फीमेल प्लेयर वॉज गिवन पॉली उमरीगर प्राइज फॉर 2025? तो किस महिला खिलाड़ी को 2025 के लिए पॉली उमरीगर पुरस्कार दिया गया? तो ये मिला है भाई स्मृति मंदाना को।
वुमेन्स कैटेगरी में, और अगर मेंस की कैटेगरी में बात करें तो जसप्रीत बुमराह को मिला है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी। तो एसआई यूनिट बहुत पूछ रहा है भाई एग्जामिनर, तो एसआई यूनिट पूछ लिया साउंड इंटेंसिटी की, तो एसआई यूनिट है भाई वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे मिले हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। आप फटाफट पढ़ के ख़त्म करिए भाई, टू द पॉइंट पढ़िए। और रिपीट होने के चांसेस हैं, अगर रिपीट हुआ कोई क्वेश्चन तो ठीक है, आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, नहीं तो आपको पैटर्न पता चल गया तो क्वेश्चन घुमा फिरा के दे सकता है एग्जामिनर। बाकी चीज़ें पूछी जा रही हैं भैया एग्जाम में, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए भाई। आपको सारी अपडेट जो है मिलेगी हर एक एग्ज़ाम से रिलेटेड, PYQs में करवाऊंगा जितने भी हैं। तो ये आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है साथ में तो उसके साथ शेयर करें, और अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है भाई, टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, GS एग्जाम्स क्रैकर के नाम से, तो आप ज़रूर उसे सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। सारी अपडेट्स मिलती हैं, PDF वगैरह वहीं मिलेंगे आपको, जितनी भी मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद। इसी एनर्जी के साथ मिलेंगे फिर से। ठीक है भाई, नेक्स्ट शिफ्ट के लिए।